लास्ट क्लास में अपन ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन के बारे में बात की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ वर्क एंड इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। एंड देन अपन ने कैलकुलेट किया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड सिस्टम ऑफ चार्जेस और कुछ न्यूमेरिकल सोल्व किए थे। मैंने बोला था कि नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, ठीक है ना। तो आज अपन कैलकुलेट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। देखो अब डाइपोल में क्या होता है, आपको पता है डाइपोल क्या होता है कि जब टू सेम मैग्नीट्यूड के एंड अपोजिट चार्ज एक दूसरे के पास में रखे होते हैं बहुत कम डिस्टेंस पे, तो उसको बोलते हैं अपन डाइपोल बोलते हैं। तो ये है आपके पास में डाइपोल, यहाँ पे रखा हुआ -q चार्ज और यहाँ पे रखा हुआ आपके पास में +q चार्ज। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है आपके पास में 2a, डिस्टेंस 2a हो गया। ये पॉइंट मैं a मान लेता हूँ, ये पॉइंट मैं b मान लेता हूँ और इन दोनों का सेंटर क्या है o। तो ये वाली डिस्टेंस भी a हो गई और ये वाली डिस्टेंस भी क्या हो गई a, ठीक है। इससे o से p पॉइंट पे, सॉरी o से r डिस्टेंस का एक पॉइंट है p और इसने एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाया हुआ है। कितना एंगल बनाया हुआ है? थीटा। अपने को इस पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या करना है? कैलकुलेट करना है। देखो A से P के बीच की डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ R1 और A से B के बीच की डिस्टेंस में मान लेता हूँ R2। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अभी तक क्या किया? डाइपोल लिया, -q +q दोनों के बीच की डिस्टेंस 2a, O से R डिस्टेंस पे पॉइंट P है, यहाँ पे अपने को कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। A से P के बीच की डिस्टेंस है R1 और B से P के बीच की डिस्टेंस है R2। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, ठीक। तो अपन क्या लिख सकते हैं? AO इक्वल्स टू A, AB किसके बराबर है? आपके 2A के बराबर है। AP किसके इक्वल है आपके पास में? R1 के इक्वल है। BP किसके इक्वल है आपके पास में? R2 के इक्वल है। एंड OP किसके इक्वल है आपके पास में? R के इक्वल। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालूंगा, फिर पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालूंगा और दोनों क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, तो V का क्या फॉर्मूला होता है? V इक्वल्स टू KQ/R होता है। तो यहाँ से V1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? -KQ/ डिस्टेंस कितनी है? R1 एंड पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कितना हो जाएगा? पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, तो V2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? KQ/R2 के बराबर हो जाएगा। रिजल्टेंट पोटेंशियल कितना हो जाएगा? रिजल्टेंट पोटेंशियल V इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? V1 प्लस V2। V1 की वैल्यू कितनी है आपके पास में? -KQ/R1 और V2 की वैल्यू कितनी है आपके पास में? KQ/R2। KQ को एलसीएम ले लिया, सॉरी कॉमन ले लिया, तो -1/R1 प्लस 1/R2 बच गया। आपके पास में क्या कॉमन आ रहा है? सॉरी एलसीएम कितना आएगा? R1 R2 आएगा। R1 R2 एलसीएम लिया, यहाँ पे कितना बचेगा? -R2 प्लस का R1। और इसको क्या लिख सकते हैं अपन? KQ R1 -R2 R1 R2, ठीक है। अब मैं अगर R1 -R2 और R1 R2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लूँ इसमें, तो मेरा काम हो जाएगा। यहाँ तक देखो कोई दिक्कत है? सबसे पहले पोटेंशियल कैलकुलेट किया है नेगेटिव चार्ज की वजह से, फिर पोटेंशियल कैलकुलेट किया है पॉजिटिव चार्ज की वजह से, फिर कैलकुलेट किया है टोटल। तो रिजल्टेंट में दोनों को क्या कर दिया अपन? ऐड कर दिया। KQ को कॉमन लिया है, 1/-1/R1 प्लस 1/R2 एलसीएम लेके सोल्व किया। कोई दिक्कत नहीं है, आगे चले, ठीक है। तो क्या चाहिए अपने को? R1 -R2 चाहिए और एक चाहिए R1 × R2 चाहिए। देखो क्या करेंगे,
ओपी लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, एक तो ए से, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है आपको बी से। ओपी लाइन को आगे एक्सटेंड किया अपन ने, ये ऐसे, ये परपेंडिकुलर, और ये हो गया सी पॉइंट, और ये ओ हो गया, और ऐसे ही ये परपेंडिकुलर डी। ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी ऑन लाइन ए बी, सॉरी ए बी नहीं, ओपी लाइन पे अपन ने क्या ड्रॉ कर दिया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया दो। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का क्या फायदा हो गया कि जो आपके डिस्टेंस है वो लगभग लगभग क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो ये ट्राइंगल ले लो, इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ डी बी, इन ट्राइंगल ओ डी बी कोस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है आपके पास में, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, है ना, यही होगा। तो ये तो आपके पास में बेस है, ये आपके पास में हाइपोटेनियस है, तो ओडी इक्वल्स टू कितना आ जाए आपके पास में, ए कोस थीटा। ओडी की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, ए कोस थीटा, है ना। मेरे को एक तो क्या निकालना था, R2 निकालना था, और एक मेरे को निकालना था ये R1 निकालना है। तो देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद में PB लाइन इक्वल हो गई PD के, लेट PB इज नियरली इक्वल्स टू PD के, PB किसके इक्वल है, PD के, एंड इस वाली साइड में PA नियरली इक्वल है PC के। अगर मैं PA कैलकुलेट कर लूँ या PC कैलकुलेट कर लूँ तो एक ही बात है। तो सबसे पहले PB देखो, PB कितना आपके पास में R2, और PD किसके बराबर है, OP माइनस OD। तो PB इक्वल्स टू कितना है आपके पास में, OP माइनस OD। OP की वैल्यू कितनी, R, समझ में आया। क्या करा है यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद में जो डिस्टेंस है जो वो इक्वल हो गई, PB किसके इक्वल हो गया, PD के, और PC किसके इक्वल हो गया, PA के, ठीक है। तो अब मैं देख रहा हूँ कि मेरे को क्या क्या चाहिए, R2 चाहिए, PB चाहिए। तो PB किसके बराबर है, OP में से मैं माइनस कर दूँ OD के, उसके बराबर है। एंड इधर देखो, इधर मेरे को क्या निकालना है, PA निकालना है। PA किसके बराबर है आपके, OP प्लस OC के, ठीक है। तो वही मिलेगा, R1 इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा, R प्लस ए कोस थीटा। ये किसकी वैल्यू मिल गई मेरे को, R1 और R2 की। नाउ फॉर्मूला में क्या चाहिए था, R2 माइनस सॉरी R1 माइनस R2 चाहिए था, और दूसरा चाहिए था R1 इंटू R2 चाहिए था। तो देखो R1 माइनस R2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, R माइनस ए कोस थीटा माइनस R माइनस ए कोस थीटा। तो कितना हो गया, माइनस का 2 माइनस का 2a कोस थीटा किसकी वैल्यू हो गई आपके पास में, R1 माइनस R2 की, सॉरी ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा R1 माइनस R2 का 2a कोस थीटा। एंड दूसरा क्या चाहिए था आपको, R1 इंटू R2 चाहिए था। ये क्वेश्चन इस साल बोर्ड में आ चुका है। R1 इंटू R2 चाहिए था, R प्लस ए कोस थीटा इंटू R माइनस ए कोस थीटा। ये कितना हो गया आपके पास में, R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। A प्लस बी और A माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। सिंस V इक्वल्स टू कितना आता है आपके पास में, के क्यू R1 माइनस R2 अपॉन R1 इंटू R2, यही आ रहा था। आपके पास में R1 माइनस R2 की वैल्यू है और R1 इंटू R2 की वैल्यू है, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें और आपका डेरिवेशन क्या हो जाएगा, कम्प्लीटली सोल्व हो जाएगा, ठीक है। देखो वैल्यूज रखो,
v इक्वल्स टू के क्यू R1 माइनस R2 से क्या रख सकता हूँ मैं 2a cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब जो R के कंपैरिजन में a है वो बहुत छोटा है ना, सिंस a इज लेस देन R, देयरफॉर a स्क्वायर तो बहुत छोटा हो जाएगा R स्क्वायर से। सो बाय नेग्लेक्टिंग a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इस वाली टर्म को अपन ने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। तो v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास में के क्यू 2a cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, ये आएगा। सोल्व करने पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ v इक्वल्स टू के क्यू इंटू 2a cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। ये डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला है कि नहीं। 2a cos थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, डायपोल मोमेंट लिख सकते हैं। तो आपके पास में रिजल्टेंट फॉर्मूला क्या बन गया, v इक्वल्स टू के पी कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो v इक्वल्स टू कितना गया, के पी कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर। ये तब है पोटेंशियल तब कैलकुलेट किया डायपोल की वजह से जब वो कहाँ पे है, एक थीटा एंगल पे। अगर मैं बात करूं ऑन एक्सियल प्लेन, केस फर्स्ट बात करूं यहां से ऑन एक्सियल प्लेन, एक्सियल प्लेन में थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 डिग्री, और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। कोस 0 कितना होता है 1, तो v एक्सियल कितना हो जाएगा आपके पास में के पी अपॉन R स्क्वायर। के सेकेंड अगर मैं बात करूं इक्वेटोरियल प्लेन पे, ऑन इक्वेटोरियल प्लेन, तो थीटा कितना हो जाएगा 90, और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो v इक्वेटोरियल कितना हो जाएगा आपके पास में 0। v एक्सियल कितना हो जाएगा के पी अपॉन R स्क्वायर वोल्ट, और इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी वोल्ट हो जाएगी। कोई दिक्कत है, पक्का नहीं है। अगर मैं सिंगल चार्ज से कंपेयर करूँ, इसको किससे कंपेयर करता हूँ मैं, सिंगल चार्ज से, तो डायपोल जो मोमेंट है, जो डायपोल मोमेंट का जो डायपोल की वजह से जो पोटेंशियल है, सिंगल चार्ज का पोटेंशियल कितना आता है आपके पास में, देखो के v इक्वल्स टू कितना होता है आपके पास में के क्यू अपॉन R होता है, ये और ये तो है ड्यू टू सिंगल चार्ज। और डायपोल की वजह से कितना है v इक्वल्स टू के क्यू 2a cos थीटा अपॉन R स्क्वायर था, तो मैं इसको ऐसे लिख लूँ R स्क्वायर इंटू R। ये कोई दिक्कत है, ये किसकी वजह से है, ड्यू टू डायपोल है ना। देखो दोनों फॉर्मूलाज को, जो डायपोल की वजह से जो पोटेंशियल है वो कितना ज्यादा आ रहा है 2a cos थीटा अपॉन R टाइम्स। तो अपन कैसे लिख सकते हैं v डायपोल इक्वल्स टू v सिंगल चार्ज इंटू 2a cos थीटा अपॉन R। यहाँ तक कोई दिक्कत है, अभी देख लो पूरा डेरिवेशन एक बार अच्छे से, कोई दिक्कत हो तो अपन बात करते हैं। सबसे पहले क्या किया अपन ने, सबसे पहले अपन ने किया कि एक डायपोल बनाया, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज लिए, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना रखा अपन ने 2a रखा। मैं बोर्ड पे समझा देता हूँ एक बार। अपन ने ऐसे डायपोल लिया, ये आपका ए पॉइंट हो गया, ये आपका बी पॉइंट हो गया, ये आपका पी पॉइंट हो गया, ये आपका हो गया, ये R1 हो गया था, ये R2, और ये कितना माना अपन ने R। ऐसे अपन ने क्या किया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया अपन यहाँ से, ये हो गया D, ये हो गया आपका C। जब अपन ने देखा
तो माना कि जो R1 है वो किसके बराबर है आपके PC के, और R2 है किसके बराबर है आपके PD के। R1 की वैल्यू है आपके पास में R प्लस ए कोस थीटा, और R2 की वैल्यू है कितनी, R माइनस ए कोस थीटा, और ये जो वैल्यू है ये कितनी है आपके पास में ए कोस थीटा। फॉर्मूला बन रहा था आपके पास में V इक्वल्स टू के क्यू R1 माइनस R2 अपॉन R1 इंटू R2। इसको सोल्व किया, वैल्यूज पुट करी, ठीक है, और जब वैल्यूज पुट करके सोल्व करें तो फाइनल फॉर्मूला बना के क्यू 2a कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर। फिर अपन ने देख लिया कि एक्सियल प्लेन पे क्या होगा, इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर क्या होगा। एक्सियल प्लेन के लिए थीटा की वैल्यू कितनी ले ली अपन ने, 0। इक्वेटोरियल प्लेन के लिए थीटा की वैल्यू कितनी ले ली, 90। सिंगल चार्ज से उसको क्या कर लिया अपन ने, कंपेयर कर लिया, ठीक है ना। डायपोल की वजह से जो पोटेंशियल है वो डिस्टेंस के साथ साथ एंगल पे भी क्या करता है, डिपेंड करता है। अब न्यूमेरिकल देखो, ऐसे बोल रहा है कि 2 पॉइंट चार्ज है, एक है 8 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कुलाम, दूसरा माइनस 8 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कुलाम, है ना। और उनके बीच का डिस्टेंस है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर, मतलब एक 2a की वैल्यू गिवन है, और एक r डिस्टेंस दी हुई है 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6। निकालना आपको एक्सिस डायपोल पे, इक्वेटोरियल प्लेन पे और 60 डिग्री पे। तो देखो क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन तो बहुत ईजी है ये। Q1 इक्वल्स टू कितना आपके पास में 8 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कुलाम। Q2 कितना आपके पास में माइनस 8 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कुलाम। 2a किसके बराबर है आपके, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर के बराबर है, और आपको r कितना गिवन है, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 मीटर। सबसे फर्स्ट वो पूछ रहा है आपसे ऑन एक्सियल लाइन या ऑन एक्सियल प्लेन। ऑन एक्सिस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, और कोस 0 कितना होता है, 1 होता है। तो v एक्सिस पे कितना हो गया आपके पास में, के क्यू 2a अपॉन आर स्क्वायर, यही है। तो k तो एज इट इज, k की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 की पावर 9। q कितना आपके पास में 8 इंटू 10 की पावर माइनस 19। चार्ज का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। 2a कितना आपके पास में 2 इंटू 10 की पावर माइनस 10 और अपॉन आर स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दो, कितना मिलेगा 16 इंटू 10 की पावर माइनस 12। 8 2 जा 16 और 8 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ये पावर माइनस के ऊपर जाके कैसे हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, तो 12 एंड 9 कितना हो जाएगा 21। 9 इंटू 10 की पावर 21 इंटू 10 की पावर माइनस 29। सोल्व करो, 9 इंटू 10 की पावर माइनस 8 वोल्ट, ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या बोला आपको, ऑन इक्वेटोरियल प्लेन इक्वेटोरियल पे थीटा इक्वल्स टू कितना देगा 90, कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो v इक्वेटोरियल कितना हो गया 0। केस थर्ड, थीटा की वैल्यू कितनी दे दी आपको 60 डिग्री दे दिया, थीटा इक्वल्स टू 60 और कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास 1/2 होती है। तो या तो आप इसको 2 से डिवाइड कर दो या फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर लो। तो क्या फॉर्मूला था आपके पास में, के क्यू 2a कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। के कितना आपके पास में 9 इंटू 10 की पावर 9, क्यू कितना 8 इंटू 10 की पावर माइनस 19, 2a कितना आपके पास में 2 इंटू 10 की पावर माइनस 10 कोस 60 अपॉन आर स्क्वायर 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 का होल स्क्वायर। सोल्व करो इसको, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 16 इंटू 10 की पावर माइनस 29 कोस हाफ हो गया, और ये हो गया 16 इंटू 10 की पावर माइनस 12। ये कट गया 16 से 16 और सोल्व करने में मिलेगा आपको 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस 8 वोल्ट। बहुत ईजी न्यूमेरिकल था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देख लो एक बार अच्छे से। इसके बाद अपन पढ़ने वाले टॉपिक इक्विपोटेंशियल सरफेस। अपने को पढ़ना है इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो 2 वर्ड्स हैं, एक है इक्वी, एक है पोटेंशियल।
देखो अपने को पढ़ना है इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो टॉपिक हो गया आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो दो वर्ड है, एक है इक्वी एक है पोटेंशियल। तो इक्वी का मतलब हो गया इक्वल, पोटेंशियल तो पोटेंशियल ही रहेगा। मतलब समझ रहे हो, एक ऐसी सरफेस जिसके सारे के सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल क्या रहता है, इक्वल रहता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। अ सरफेस which has equal potential on its every point is called equipotential surface। ठीक है, सबसे पहली बात, इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऐसे लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड is always normal to the equipotential surface। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या होती है, 90 डिग्री पे होती है, परपेंडिकुलर होती है, नॉर्मल होती है। सेकंड पॉइंट, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे सारे सारे पॉइंट्स के ऊपर वोल्टेज क्या सेम है। अब आपको ऐसे बोले कि कोई चार्ज को मूव कराना है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, तो वर्क कितना करना पड़ेगा, सिंस V इक्वल्स टू कितना है, हम अपन ने पढ़ा था चेंज इन वोल्टेज इक्वल्स टू कितना था, W/Q था। तब जब सारे के सारे पॉइंट्स के ऊपर वोल्टेज सेम है तो डेल V इक्वल्स टू कितना हो गया, 0। देयरफॉर वर्क की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास में, 0। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कोई भी चार्ज को मूव कराने के लिए 0 वर्क करना पड़ता है। वर्क डन इन मूविंग a charge on equipotential surface is 0। कितना होता है, 0 होता है। थर्ड पॉइंट, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट। Two equipotential surfaces never intersect। क्यों, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो वो पोटेंशियल होने चाहिए, जो कि पॉसिबल होता नहीं है, ठीक है ना। और सरफेस ऑफ कंडक्टर हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है। सरफेस ऑफ कंडक्टर always acts as equipotential surface। या अपन बोल सकते हैं कि सरफेस जो कंडक्टर का जितना भी वॉल्यूम है सारा का सारा इक्विपोटेंशियल की तरह बिहेव करता है। और क्या लिख सकते हैं, होल वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर acts as equipotential surface। ठीक है ना, सारा का सारा वॉल्यूम जो कंडक्टर को का होता है वो कैसे बिहेव करता है, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बिहेव करता है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस समझ में आया क्या होता है, एक ऐसी सरफेस जिसके सारे के सारे पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मल होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के, वोल्टेज डिफरेंस 0 है तो वर्क डन कितना होता है, 0। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। और कंडक्टर के सरफेस कैसे एक्ट करती है, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक्ट करती है, कंडक्टर का सारा वॉल्यूम एज ए इक्विपोटेंशियल सरफेस एक्ट करता है।
अब 1 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, आपको ऐसे बोल देगा कि ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोल देगा? ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आपके पास में बढ़िया, ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैंने बताया था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फील्ड लाइंस होती है दूसरे क्या होती है? पैरेलल होती है। तो अगर मेरे को इक्विपोटेंशियल सरफेस चाहिए तो नॉर्मल होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो वो ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये सब क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है? यूनिफॉर्म, सॉरी नॉर्मल है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर surfaces for यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं पॉइंट चार्ज के बारे में बात करूं, अब वो पूछ ले कि इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करो फॉर पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज ये, अब इससे जितने भी स्पेयर बनेंगे, ये जितने भी स्पेयर हैं R1 R2 R3, जितने भी स्पेयर हैं सारे के सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इस स्पेयर पे जितने भी पॉइंट होंगे सबके ऊपर पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम। तो ये आपके पास में इक्विपोटेंशियल सरफेस है फॉर पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे क्या किया? 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ किए, एक तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, दूसरा ड्रॉ किया अपन ने पॉइंट चार्ज के लिए। यूनिफॉर्म के लिए ऐसे नॉर्मल लाइंस, नॉर्मल प्लेन्स, और उसके लिए है स्पेयर बनेंगे जिनकी रेडियस अलग अलग होगी। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये अपन पहले भी कर चुके हैं, वापस एक बार कर रहे हैं। तो मैंने जब सेकंड टॉपिक बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अपन ने पढ़ा था कि dV, क्या पढ़ा था अपन ने? dV इक्वल्स टू माइनस EDL cos थीटा। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यही पढ़ा था। और अपन इसको क्या लिख सकते हैं? dV अपॉन dl इक्वल्स टू माइनस का E cos थीटा। अगर मैं मैक्सिमम के बारे में बात करूं, तो मैक्सिमम के बारे में बात करें तो थीटा इक्वल्स टू कितना ले लेंगे? 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? dV और dl इक्वल्स टू माइनस का E। ये जो टर्म है, ये देखो क्या स्पेसिफाई कर रही है कि चेंज इन वोल्टेज विद रेस्पेक्ट टू लेंथ। जैसे जैसे लेंथ चेंज होगी वैसे वैसे वोल्टेज भी क्या होगा? चेंज होगा। तो ये आपके पास में चेंज इन वोल्टेज या चेंज इन पोटेंशियल विद लेंथ। लेंथ के साथ में कैसे चेंज हो रहा है पोटेंशियल में, और इसको बोलते हैं ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं इसको? ऐसी कोई भी क्वांटिटी जो लेंथ के साथ चेंज होती है उसको ग्रेडियंट बोलते हैं। यहाँ पे पोटेंशियल चेंज हो रहा है तो उसको बोल देंगे ग्रेडियंट ऑफ V। ठीक है ना? तो ये हो गया आपके पास में ग्रेडियंट ऑफ V इक्वल्स टू माइनस का E, और क्या लिख सकता हूँ मैं? E वेक्टर इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ, नेगेटिव साइन को इधर शिफ्ट कर दिया। मतलब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो लेंथ के साथ क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे पोटेंशियल क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो ये हो गया रिलेशन। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास में क्या है? L है। अब जो L है, जो लेंथ है या जो डिस्टेंस है, वो x एक्सिस में भी हो सकती है, y में भी हो सकती है, और z में भी हो सकती है। ठीक है ना? तो मान के चलो अज्यूम L एक्सिस टू बी, L एक्सिस टू बी या तो x हो जाए या y हो जाए, और ये क्या हो जाए? या z हो जाए।
तो मेरे को एक बार एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में निकालना पड़ेगा पोटेंशियल, एक बार निकालना पड़ेगा मेरे को वाई के डायरेक्शन में, एक बार निकालना पड़ेगा मेरे को जेड के डायरेक्शन में। तो यहाँ से देखो ये वाला, ये तो अपन ने डायरेक्ट कोई भी एक लेंथ ले ली। अगर मैं ई एक्स निकालना चाहूँ, सिंस ई इक्वल्स टू कितना मेरे पास में माइनस डी वी और डी एल है। अब लेंथ एल है वो एक्स भी हो सकती है, वाई भी हो सकती है, जेड भी हो सकते हैं। देयरफॉर ई एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास में माइनस डेल वी और डेल एक्स। ई वाई हो जाएगा आपके पास में माइनस डेल वी ओवर डेल वाई एंड ई जेड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस का डेल जेड ओवर डेल वी ओवर डेल जेड। यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो अपन लेंथ के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। यहाँ पे लेंथ x में भी हो सकती है, y में भी हो सकती है, z में भी हो सकती है। तो डिफरेंशिएशन एक बार x के रेस्पेक्ट में वोल्टेज का, एक बार y के रेस्पेक्ट में, एक बार z के रेस्पेक्ट में। डिफरेंशिएशन के लिए जनरली अपन d साइन यूज करते हैं। यहाँ पे अपन साइन ले रहे हैं डेल। ये होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल बोले तो कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x क्या है वेरिएबल, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या वेरिएबल है y, यहाँ उधर कौन वेरिएबल है z। अभी एक न्यूमेरिकल करेंगे तब पता लग जाएगा। अगर मैं कार्टेशियन सिस्टम के बारे में बात करूँ, कार्टेशियन सिस्टम में एक्स वाई जेड होते हैं, उनको आई कैप जे कैप और के कैप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो टोटल ई किसके बराबर हो जाएगा आपके, ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप और ई जेड के कैप के बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपके पास में इन कार्टेशियन सिस्टम ई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। तो ई एक्स की वैल्यू निकाली थी अपन ने अभी, कितनी थी, माइनस डेल वी और डेल एक्स। डेल का है साइन वैसे बना लो चाहे ऐसे बना लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डेल वी और डेल एक्स आई कैप प्लस माइनस का डेल वी और डेल वाई जे कैप प्लस माइनस डेल जेड, डेल वी और डेल जेड ठीक है। यहाँ से माइनस का साइन मैं कॉमन ले लूँ, माइनस डेल वी और डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी और डेल वाई जे कैप प्लस डेल वी और डेल जेड ठीक है। इसको बोलते हैं डेल ऑपरेटर। क्या बोलते हैं इसको, डेल ऑपरेटर। और मैं क्या लिख सकता हूँ, ई इक्वल्स टू डेल ऑपरेटर किसके ऊपर, वी पे। ये क्या आपके पास में डेल ऑपरेटर है ना, ये डेल ऑपरेटर, डेल ऑपरेटर ठीक है। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल निकाला अपन ने, पढ़ा था डी वी इक्वल्स टू माइनस ई डी एल कोस थीटा होता है। तो डी वी अपॉन डी एल इक्वल्स टू माइनस ई कोस थीटा हो गया। थीटा की वैल्यू जीरो ले ली तो कोस जीरो कितना होता है, 1 होता है। तो डी वी ओवर डी एल इक्वल्स टू माइनस का ई हो गया। डी वी और डी एल लेंथ चेंज इन पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू लेंथ है, इसको बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ वी। तो ई इक्वल्स टू कितना क्या, माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी। अब आपके पास में जो एल है वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस कुछ भी हो सकती है ठीक है ना। तो अपन ने उसको तीनों में ले लिया, ई एक्स ई वाई और ई जेड। तो यहाँ पे अपन ने डेल ऑपरेटर के बारे में बात की ठीक है। अब देखो न्यूमेरिकल से पता चलेगा डेल ऑपरेटर काम कैसे करता है हकीकत में। ये 1 मार्क से क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है ठीक है ना। तो आपको न्यूमेरिकल दे रखा है कि वोल्टेज है आपके पास में 343 अपॉन आर वोल्ट। क्वेश्चन में आपको वोल्टेज दिया हुआ है V इक्वल्स टू 343 अपॉन आर वोल्ट दिया हुआ है। और जो आर वेक्टर है वो है आपके पास में 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k। आपको बोला कि कैलकुलेट करो इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है ना। तो सिंस E इक्वल्स टू कितना होता है आपके पास में, माइनस dv ओवर dl होता है, यही होता है, कोई दिक्कत है। और वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए अपन यहाँ पे क्या लगा देंगे, आर कैपिटल लगा देंगे। तो सबसे पहले लेंथ की जगह आर दिया तो यहाँ पे आर यूज कर लो। सबसे पहले मैं डिफरेंशिएशन कर लूँ इसका। तो नाउ dv ओवर dr के बारे में बात कर लेते हैं। dv ओवर dr इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ विद रेस्पेक्ट टू आर किसने का 343 अपॉन आर। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 343 तो बाहर निकाल दो, डी ओवर डी आर, आर की पावर -1
डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स की पावर n का कितना होता है, n x n -1 होता है, तो r की पावर -1 आगे आएगी, तो dv और dr इक्वल्स टू कितना हो गया, -343 r की पावर -2, और इसको लिख सकते हैं -343 अपॉन r। ये किसकी वैल्यू मिल गई मेरे को, dv और dr की। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर इसमें इस वाली इक्वेशन में इसको पुट कर दूंगा। सिंस मेरे को आर कैप भी चाहिए, सिंस आर कैप इक्वल टू होता है आर वेक्टर अपॉन मोड ऑफ आर, तो मोड ऑफ आर कैसे निकालते हैं अपन, √x² + y² + z², तो √3² + 2² + -6 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, 9 + 4 + 36, तो ये हो गया √49। आर की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 7 मिल गई। तो बाय पुटिंग वैल्यूज रखो, ई वेक्टर इक्वल्स टू कितना हो गया, -dv और dr -343 अपॉन r² इंटू आर कैप किसके बराबर है, आर वेक्टर कितना है, 3i कैप + 2j कैप - 6k कैप अपॉन r। ठीक है, r की वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ r कितना है, 7 है, तो r क्यूब हो गया कि नहीं हो गया, और ये माइनस कैंसिल आउट होकर प्लस हो जाएगा, एक माइनस यहाँ पे एक माइनस यहाँ पे, तो प्लस हो जाएगा। तो e इक्वल्स टू 343 अपॉन 7 का क्यूब इंटू 3i कैप + 2j कैप - 6k कैप, 7 का क्यूब 343 होता है, तो e इक्वल्स टू हो गया 3i कैप + 2j कैप - 6k कैप वोल्ट पर मीटर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। पहले dv/dr निकाला, फिर अपन ने आर कैप निकाला, वो वैल्यूज रख दी। ठीक है, अब डेल ऑपरेटर कैसे काम करता है वो है नेक्स्ट एग्जांपल में, आप देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला। तो आपको वोल्टेज दे दिया x, y और z की फॉर्म में, और आपको बोला कि कैलकुलेट करो इलेक्ट्रिक फील्ड, और पॉइंट दे दिए 1 1 और 1। ठीक है ना, तो यहाँ से आपको डेल ऑपरेटर की इंपॉर्टेंस पता चलेगी। आपको v दिया हुआ है 6x, v x, y और z की टर्म्स में दिया 6x - 8xy - 8y + 6yz, ये आपको क्या दे दिया, v दे दिया, और पॉइंट्स क्या दिए आपको 1, 1, 1, और आपको बोल दिया कि भाई कैलकुलेट करके बताओ। तो अभी अपन ने पढ़ा था कि जो E होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू अपन ने कितना पढ़ा था, माइनस डेल V और डेल x i कैप प्लस डेल V और डेल y j कैप प्लस डेल V और डेल z k कैप, ये पढ़ा था। तो पहले डिफरेंशिएट डेल V करें x के रेस्पेक्ट में, तो डेल V और डेल x निकालूं मैं, डेल और डेल x 6x - 8xy - 8y + 6yz। ध्यान रखेंगे तीनों टर्म्स वेरिएबल है, लेकिन जब भी डेल ऑपरेटर काम में ले रहे हैं तो x तो वेरिएबल है, और बाकी के जो y और z बच के वो क्या आपके पास में कांस्टेंट। डिफरेंशिएशन करो इसको, कितना मिलेगा 6 - 8y, तो ये किसकी वैल्यू मिल गई आपको, डेल V और डेल x की वैल्यू मिल गई 6 - 8y। नाउ सिमिलरली अपन क्या करेंगे, डेल V और डेल y करेंगे, तो डेल और डेल y 6x - 8xy - 8y + 6yz। x तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, 8x का कितना मिलेगा -8x - 8 प्लस का 6z, ये किसकी वैल्यू मिल गई, डेल V और डेल y की, एंड डेल V और डेल z निकालना आपको। तो डिफरेंशिएशन ऑफ z के रेस्पेक्ट में डेल और डेल z 6x - 8xy - 8y + 6yz। तो z वाली टर्म है वो तो आपके पास में क्या है, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल, और बाकी सारी टर्म्स क्या आपके पास में कांस्टेंट। तो डेल V और डेल z कितना मिल गया आपके पास में, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, वो कांस्टेंट 6y। यहाँ तक कोई दिक्कत, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, और आई कैप जे कैप तो लगाई रखें। हाँ ठीक है, सबसे पहले अपन ने डेल ऑपरेटर को यूज करके डेल V और डेल x निकाला, डेल V और डेल y निकाला, डेल V और डेल z निकाला। रखते हैं आप, देखो
तो E इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास में, मैं वैल्यू यूज करूँगा यहाँ पे, तो E जो है वो कितना हो गया, माइनस डेल वी और डेल वाई की वैल्यू कितनी थी, 6 माइनस का 8y आई कैप प्लस माइनस 8x माइनस 8 प्लस 6z क्या हो जाएगा, जे कैप प्लस 6y, ठीक है। ये वैल्यू मिल गई इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब आपको बोला था कि पॉइंट होने चाहिए 1,1,1, एक्स वाई जेड की जगह अपन क्या रख सकते हैं, 1,1 रख सकते हैं एट पॉइंट 1,1,1। तो रखो y की जगह 1 रखो, x की जगह 1 रखो, कितना हो जाएगा, माइनस का साइन बाहर, 6 माइनस 2i कैप, सॉरी 6 माइनस 8i कैप प्लस माइनस 8 प्लस 6 जे कैप प्लस 6 के कैप। तो ये कितना मिल गया, E इक्वल्स हो गया, माइनस तो बाहर है, माइनस का 2i कैप 8 8 16 10 माइनस का 10 जे कैप प्लस का 6 के कैप, और इसको क्या लिख सकते हैं, और नेगेटिव साइन कॉमन ले लो, 2i कैप प्लस 10 जे कैप माइनस का 6 के कैप। ये तो आया इन टर्म्स ऑफ वेक्टर। अगर मेरे को मैग्नीट्यूड चाहिए, तो क्या करेंगे अपन, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे इसका, 140। E मैग्नीट्यूड ऑफ E वेक्टर कितना देगा, √2 स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का होल स्क्वायर, कितना हो गया, 4 प्लस 100 प्लस 36, ठीक हो गया √140। और √140 वैल्यू किसकी होती है, 35 4 जा 140, तो 2√35 वोल्ट पर। ये क्या आ गई आपके पास में, वैल्यू आ गई। ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा है। पहले डेल वी और डेल एक्स निकाला, डेल वी और डेल वाई निकाला, डेल वी और डेल जेड निकाला, डेल ऑपरेटर में वैल्यू रख दी, इलेक्ट्रिक फील्ड के में मैग्नीट्यूड निकाला, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करें। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे स्पेरिकल शेल की वजह से। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था वैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। स्पेरिकल शेल दो टाइप के हो सकते हैं, तो कंडक्टिंग होगा या फिर कैसा होगा, नॉन कंडक्टिंग, वो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।